हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए 10th क्लास की साइंस का चैप्टर जो केमिस्ट्री वाले पार्ट में से है। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सबसे पहले हम समझेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होता है, उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे केमिकल इक्वेशन क्या होता है। सबसे पहले हम केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं। अगर हम सिंपल टर्म में डिफाइन करने की कोशिश करें कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है, सिंपली केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, जो एटम्स होंगे उनको हम रीअरेंज करेंगे, यानी कि जो एटम्स होंगे उनमें चेंजिंग लाएंगे, उनका जो अरेंजमेंट है उसे चेंज करेंगे, हाइड्रोजन की जगह ऑक्सीजन जोड़ देंगे या दोनों को आपस में कंबाइन कर लेंगे। आगे एग्जांपल्स में ये चीज़ें हम सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। अब केमिकल रिएक्शन में दो तीन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि जो चीज़ें कंबाइन कर रही हैं, कंबाइन करने के बाद वो आपको एक नई चीज़ देंगे जिसको हम आगे जाके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का नाम देंगे। तो जो रिएक्टेंट होंगे वो आपस में कंबाइन करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ अलग होंगी प्रोडक्ट से। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो टोटली एक दूसरे से डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखें तो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर मैग्नीशियम मेटल को हम एयर की प्रेजेंस में बर्न करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। देखो मैग्नीशियम है, उसको हमने रिएक्ट करवाया ऑक्सीजन के साथ और हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। सिंपली केमिकल रिएक्शन है। अब जो दो चीज़ें आपस में कंबाइन करेंगी उन्हें हम रिएक्टेंट कहते हैं, और उनकी रिएक्शन के बाद जो नई चीज़ हमें मिलेगी उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो एक दूसरे से हमेशा अलग रहने वाली हैं, कभी भी उनकी प्रॉपर्टीज़ आपस में मैच नहीं करेंगी। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कि केमिकल रिएक्शन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन होने के दौरान कौन कौन सी चेंजिंग आ सकती हैं। पहली चेंज आ सकती है कि एवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस प्रोड्यूस हो सकती है, गैस निकल सकती है। दूसरी है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, यानी कि जो पीपीटीज़ हैं आपकी उनकी फॉर्मेशन हो सकती है। जो रिएक्टेंट्स हैं प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के बाद अपने कलर में चेंज ला सकते हैं। रिएक्शन के दौरान टेम्परेचर बढ़ सकता है, कुछ रिएक्शन में बढ़ेगा कुछ में नहीं बढ़ेगा, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। चेंज इन स्टेट, जो उनकी स्टेट है उसमें भी चेंज आ सकती है, यानी कि कोई सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, कोई लिक्विड है वो गैस में, कोई गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब बात करेंगे हम केमिकल इक्वेशन की। केमिकल रिएक्शन समझ में आया होगा आप लोगों को। अब बात करेंगे हम केमिकल इक्वेशन की। अब केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का हमारे पास एक तरीका होता है। चलिए पहले से रीड कर लेते हैं। The method of representing a chemical reaction with the help of symbol and formula of the substance involved in it is known as chemical equation. केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, जो केमिकल रिएक्शन होती है अगर हम उसको फॉर्मूले या फिर सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसे हम केमिकल इक्वेशन का नाम देते हैं। एग्जाम्पल है नीचे, समझते हैं इसकी मदद से हम। तो यहाँ पे हमारे पास वोड इक्वेशन क्या है, जिंक उसकी रिएक्शन करवा दी हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, हमारे पास जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म हुई। हाइड्रोजन गैस एक्चुअल में इवॉल्व होती है, जो पहला स्टेप हमने पढ़ा था ना कैरेक्टरिस्टिक्स में, एवोल्यूशन ऑफ गैस, हम उसी की बात कर रहे हैं। ये वोड इक्वेशन था, यानी कि हमने प्रॉपर तरीके से उनके नाम लिखे हुए थे। लेकिन केमिस्ट्री में ये चीज़ें यूज़ नहीं होती है। केमिकल की स्टडी कर रहे हो तो आपको केमिकल के फॉर्मूलों का ही इस्तेमाल करना होता है। तो जिंक का जो सिंबल होता है वो Zn है, सल्फ्यूरिक एसिड का सिंबल होता है H2SO4 और जिंक सल्फेट का सिंबल होता है ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस H2। तो जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्टेंट थे हमारे पास, जो आपस में रिएक्ट करें, रिएक्ट करने के बाद हमारे पास प्रोडक्ट बने,
दो प्रोडक्ट हमारे पास बने, एक जिंक सल्फेट बना और एक हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस एक्चुअल में इवॉल्व हो जाती है, आप चाहो तो हाइड्रोजन गैस के आगे ये H2 है, इसके आगे इस तरीके का निशान लगा सकते हो, ये इंडिकेट करता है कि ये गैस है जो इवॉल्व हो चुकी है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को अगर आप सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उसे आप केमिकल इक्वेशन का नाम देते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो हमें उसे बैलेंस करने की ज़रूरत होती है। बैलेंस करने से हमें पता चलता है कि कौन सा रिएक्टेंट हमें कितनी क्वांटिटी में लेना है। तो बैलेंस इक्वेशन क्या होती है, इसे हमने रिएक्टेंट का नाम दिया था और इन चीज़ों को हमने प्रोडक्ट का नाम दिया था। तो अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो अमाउंट है वो इक्वल हो जाए तो उसे हम किसका नाम देते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे जिंक एक है तो यहाँ पे भी जिंक एटम एक ही है, हाइड्रोजन एटम दो हैं और यहाँ पे भी हाइड्रोजन एटम दो हैं, सल्फेट वाला पार्ट है जो SO4 वाला पार्ट है एक यहाँ पे है और यहाँ पे भी एक ही सल्फेट है। इट मीन्स ये जो केमिकल रिएक्शन है ये बैलेंस्ड है। अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन भी होती है जो हमें लिखना नहीं होता है, हमें कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी उसे बैलेंस्ड फॉर्म में ही लिखना होता है। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो अमाउंट है वो हमने बराबर से प्रेजेंट नहीं किया हुआ है तो उसे हम अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन कहते हैं या केमिकल इक्वेशन कह सकते हैं। यहाँ पे मैग्नीशियम है, एक मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन दो है। रिएक्टेंट में मैग्नीशियम एक है और ऑक्सीजन दो है, लेकिन प्रोडक्ट में टोटली चेंज हो रहा है। प्रोडक्ट में मैग्नीशियम एक है तो ऑक्सीजन भी एक है, यानी कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का अमाउंट है वो इक्वल नहीं है। इट मीन्स इसे हम क्या कहेंगे, अनबैलेंस्ड, या फिर आप स्केलेटल इक्वेशन भी कहते हो। थोड़ा और आगे देखते हैं। हमने एक लॉ पढ़ा हुआ था पहले, 9th क्लास में भी आपने पढ़ा हुआ है, जिस लॉ का नाम था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ऊपर वाली जो अनबैलेंस्ड रिएक्शन है उसको हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से देखें, द नंबर ऑफ वेरियस टाइप ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम इन द प्रोडक्ट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें ये बताता है कि जो रिएक्टेंट का अमाउंट होगा वो हमेशा प्रोडक्ट के बराबर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है ये। एंटोनी लवेजर, जिन्हें फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है, उन्होंने ये लॉ दिया हुआ था। इसलिए अगर इस लॉ को हमें ध्यान में रखना है तो हमें किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना ज़रूरी है। जब हम केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे हैं तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि वो दोनों तरफ बैलेंस्ड हो। अब देखेंगे कि कोई केमिकल रिएक्शन है उसको हम किस तरीके से बैलेंस्ड कर सकते हैं, है ना। हाउ टू बैलेंस्ड अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन को किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड है, समझने की कोशिश करेंगे किस तरीके से बैलेंस करना है। केमिकल इक्वेशन दी हुई है आपके पास और केमिकल रिएक्शन क्या है, इसमें आयरन है, उसकी रिएक्शन आपने वाटर के साथ करवा दी, आपके पास Fe3O4 बना और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई। तो देखते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, इस साइड रिएक्टेंट की बात हो रही है और इस साइड प्रोडक्ट की बात हो रही है। यहाँ पे आयरन एक है, हाइड्रोजन दो हैं और ऑक्सीजन एक है। यहाँ पे अगर हम देखें आयरन तीन है, ऑक्सीजन चार है और हाइड्रोजन दो है। इट मीन्स ये केमिकल रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं है, क्योंकि आयरन का अमाउंट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सेम नहीं है, ऑक्सीजन का अमाउंट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सेम नहीं है। अब इसको बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, आयरन, उसके बाद में वाटर लिखा सेम, उसके बाद में ये फेरेट आयन भी से कहा जाता है, ठीक है, FeO3 था और H2 था, ठीक है। अब सबसे पहले आपने ध्यान देना है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कौन कौन सी चीज़ें बैलेंस नहीं। यहाँ पे अगर हम बात करें आयरन की, ठीक है,
और यहाँ पे बात करें आयरन की, तो यहाँ पे आयरन 1 था और यहाँ पे कितने थे, 3 थे। इट मीन्स सबसे पहले हमने आयरन पे ध्यान देना है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो 4 है और यहाँ पे ऑक्सीजन का अमाउंट, यहाँ पे पहले ऊपर देखेंगे, ऑक्सीजन का अमाउंट यहाँ पे 1 है। बैलेंस्ड है, पहले की बात कर रहा हूँ मैं। आपने सिंपली क्या करना है, मैथमेटिक्स की मदद से इसे बैलेंस करना है। आयरन की कमी यहाँ पे 3 की थी, हमने 3 आयरन लिख लिए। H2O में हमने 4 लगा लिया। अब 4 लगाने से क्या हुआ कि जो हाइड्रोजन का नंबर है वो बढ़ गया प्रोडक्ट में, क्योंकि रिएक्टेंट में 2 था। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जार 8, यानी कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितने हो गए हमारे पास 8 और ऑक्सीजन कितने हो गए हमारे पास 4। तो यहाँ पे सेम है, यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे पास H2 थे, इसके पीछे अगर हम 4 ऐड कर देंगे तो 4 2 जार ये भी 8 के बराबर हो जाएंगे। इस तरीके से हम बैलेंस कर सकते हैं। एक दो और भी मेथड होता है जिस मेथड की मदद से हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। अगर आप लोगों को समझ आएगा ठीक है, अगर इन केस आपको डाउट आएगा हम दूसरे मेथड को भी डिस्कस करेंगे। कुछ इन्फॉर्मेशन है, इस इन्फॉर्मेशन को हम थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले किसी भी केमिकल रिएक्शन को हमने लिखना होता है या किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम करवा रहे हैं तो सिंपल सी बात है, या तो कोई चीज़ गैस में होगी या लिक्विड में होगी या सॉलिड में होगी, इन्हीं 3 स्टेट्स में पाई जाएगी। जब आप सिंबल लिख रहे हो, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको उसकी फिजिकल स्टेट भी साथ में लिखनी है, जिससे हमें आइडिया होता है कि कौन सा एलिमेंट या कौन सा कंपाउंड जो आपस में आप रिएक्ट करवा रहे हो वो किस स्टेट में है। गैशियस में होगा तो आप G लिखोगे, लिक्विड में होगा तो आप L लिखोगे और एक्वस में होगा आप AQ लिखोगे, सॉलिड में होगा तो S लिखोगे। ऊपर वाली रिएक्शन को हम देखते हैं, आयरन है, सॉलिड में है तो हमने S लिख लिया। वाटर गैस फॉर्म में है, ध्यान रहे वाटर H2O मोस्टली हम लिक्विड स्टेट में देखते हैं, लेकिन गैस फॉर्म में है। इसका मतलब कि यहाँ पे जो वाटर है उसका स्टीम है और रिएक्शन के बाद ये हमारे पास सॉलिड बन चुका है और ये हमारे पास हाइड्रोजन गैस निकलेगी। यहाँ पे हाइड्रोजन जब वाटर में था तो लिक्विड स्टेट में था, कंबाइन हुआ था H2O, तब हाइड्रोजन हमारे पास लिक्विड स्टेट में था, लेकिन यहाँ पे गैस में बन रहा था। आपने ये सारी चीज़ें इसलिए लिखनी है ताकि आपको पता चल पाए कि कोई केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है तो वो किस स्टेट में हो रही है। दूसरी एग्जांपल है आपके पास, ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है, ध्यान दे सकते हो। कार्बन डाइऑक्साइड को अब अगर आप वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हो, कार्बन डाइऑक्साइड एक्वस मीडियम में है, वाटर लिक्विड स्टेट में है, तो सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से रिएक्शन होती है, हमारे पास ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है और वाटर की फॉर्मेशन होती है। तो ये कुछ छोटी मोटी बातें थी जो आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की। कितने किस्म की केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनकी हम बात करेंगे और डिटेल में देखेंगे इसको। सबसे पहले है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये थोड़ा मिस टाइप है, इसको इग्नोर कर लेना इस पेज को। 2 or more reactant combine to form a single product। इस तरीके से आप लिख लेना इसे। आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक ऐसी किस्म की रिएक्शन होती है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होंगे और आपके पास एक प्रोडक्ट बनेगा। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम की रिएक्शन आप करवाते हो ऑक्सीजन के साथ, तो आपके पास जब ये कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो रिएक्शन को आप इजीली बैलेंस कर सकते हो। यहाँ पे मैग्नीशियम 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे आप 2 नहीं, पहले तो एक ही होगा, 2 लगाने से पहले मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन 2 है। अगर इसको मैं यहाँ पे 2 टाइम्स करूँगा, हालांकि ये होगा नहीं, आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो उससे मैग्नीशियम तो 2 हो जाएंगे लेकिन ऑक्सीजन 2 ही रह जाएंगे।
हाँ, सिंपली आप इस तरीके से भी कर सकते हो, ये भी आपकी बिल्कुल बैलेंस्ड इक्वेशन बन जाएगी। दूसरी है आपके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की आपने रिएक्शन करवाई है ना, दो अलग अलग हैं। रिएक्शन के बाद ये आपको H2O देंगे। H2O में जो सॉरी हम इसे आगे कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा एरर आ गया था बीच में। तो कम्बिनेशन के बाद ये हमें H2O देंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, रिएक्शन से पहले 2 को आप भूल जाओ, ये तो हमने बैलेंस करने के बाद लिखा हुआ है। और ऑक्सीजन भी 2 है। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और ऑक्सीजन कितने हैं, 1। अगर इसके पीछे मैं 2 लगा दूँ, इट मीन्स हाइड्रोजन 4 हो गए हमारे पास और ऑक्सीजन 2 हो गए। 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बराबर हैं, तो रिएक्शन को बैलेंस करना इम्पॉर्टेंट है। हमने अभी पढ़ा कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सेकेंड रिएक्शन की हम बात करें तो सेकेंड रिएक्शन है हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज का मतलब होता है ब्रेक होना, यानी कि टूटना। कंपाउंड स्प्लिट अप इनटू 2 or more simple substances are known as decomposition reaction। डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक ऐसे किस्म की रिएक्शन होगी जिसमें कोई एक हैवी कंपाउंड होगा हमारे पास, जो ब्रेक होगा 2 या 2 से ज़्यादा छोटे कंपाउंड्स में। कैल्शियम कार्बोनेट है ये, इसको जैसे ही हम हीट करते हैं तो हीट करने के बाद ये डिकम्पोज हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। ये एस सॉलिड स्टेट को इंडिकेट कर रहा है, ये भी सॉलिड स्टेट को, और ये गैस को, जी गैस को, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करेंगे हम, ये दूसरी एग्जांपल है आपके पास। अगर डिकम्पोजिशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट करिएगा। बोलता है जब डिकम्पोजिशन, किसी भी केमिकल रिएक्शन को अगर आप डिकम्पोज करवा रहे हो, यानी कि कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है आपके पास, अगर वो हीट की प्रेजेंस में हो रही है, यानी कि मॉलिक्यूल्स की जो ब्रेकडाउन है आप हीट की मदद से कर रहे हो, तो उसे आप थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। उसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास FeSO4 है, उसको हीट किया आपने, Fe2O3 प्लस SO2 और SO3 बने, है ना। तो ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हुई, हीट की प्रेजेंस में हुई, तो इसे हम क्या कहेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो क्या इसके अलावा भी ब्रेकडाउन हो सकती है, हाँ बिल्कुल हो सकती है। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन आपने देखी होगी, वो लाइट की प्रेजेंस में होती है, तो वैसी और भी रिएक्शन हैं जो सनलाइट की प्रेजेंस में होती हैं, ठीक है। जैसे आपके पास AgBr है, सिल्वर ब्रोमाइड है, ये रिएक्शन हमेशा सनलाइट की प्रेजेंस में होंगी, यानी कि इसको ब्रेक करने के लिए हमें, इसे डिकम्पोज करने के लिए हमें सनलाइट की ज़रूरत होती है। ब्रेक करने के बाद सिल्वर आपके पास अलग हो जाएगा और ब्रोमीन आपके पास अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप फोटोकेमिकल या फिर आप कह सकते हो फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कह सकते हो, ठीक है। कि थर्मल डिकम्पोजिशन थी, और जो ये वाली रिएक्शन है ये फोटो डिकम्पोजिशन भी हो सकती है। अब डिपेंड करेगा कि अगर आप सिर्फ सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है तब ठीक है, अगर आप सनलाइट इतनी दे रहे हो कि वो हीटिंग तक पहुंच रहा है, फिर ये थर्मल डिकम्पोजिशन में आ जाएगी। नेक्स्ट है आपके पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो नाम ही बता रहे हैं केमिकल रिएक्शन के कि क्या होने वाला है। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है, अपनी जगह से दूसरी जगह पे जाना। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, कोई एक एलिमेंट किसी भी केमिकल रिएक्शन में अपनी जगह को छोड़ के किसी दूसरे एलिमेंट्स की जगह पे जुड़ जाएगा। तो ऐसी किस्म की रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जी नहीं है, ये रिएक्शन है सिर्फ। अगर आप आयरन की रिएक्शन करवाते हो कॉपर सल्फेट के साथ, तो आपके पास बनता है आयरन सल्फेट और कॉपर सल्फेट। यहाँ पे ध्यान देने की चीज़ है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट था हमारे पास रिएक्टेंट में, और प्रोडक्ट में क्या हुआ, ये जो आयरन था ये कॉपर की जगह पे आ गया, है ना। यानी कि एक एटम, एक एलिमेंट डिस्प्लेस हो रहा है, अपनी जगह छोड़ के दूसरे के साथ जुड़ रहा है, और कॉपर की जगह पे कौन अकेला, कॉपर की जगह पे आयरन आ गया, और आयरन की जगह पे कौन आ जाएगा आपके पास, कॉपर आ जाएगा, इस तरीके से। या आप
जिंक की रिएक्शन करवाते हो कॉपर सल्फेट के साथ, यहाँ पे कॉपर की जगह पे जिंक आ जाएगा। किसने डिस्प्लेसमेंट की? जिंक ने की कॉपर के साथ। ठीक है, तो इस तरीके से केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डबल का मतलब होता है दो बार, है ना। कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें आपके पास रिएक्शन के दौरान कोई दो चीज़ें, दो एलिमेंट डिस्प्लेस हों, अपनी जगह को छोड़ दें, या दो बार एक अगर है तो वो दो बार भी अपनी जगह को चेंज कर सकता है। देखो सोडियम सल्फेट है, उसकी रिएक्शन आपने बैरियम क्लोराइड के साथ करवाई। अब क्या होगा, यहाँ पे सोडियम की जगह पे बैरियम आ जाएगा और बैरियम की जगह पे सोडियम आ जाएगा। इस तरीके से होगा, सोडियम की जगह पे बैरियम आएगा और बैरियम की जगह पे सोडियम आएगा, और हमारे पास क्या बनेगा? बैरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन है। तो सिल्वर की जगह पे आपके पास सोडियम आएगा और सोडियम की जगह पे आपके पास सिल्वर आएगा, और कुछ नहीं करना है, बस दोनों एटम्स को डिस्प्लेस करवा देना है आपने। तो दो डिस्प्लेसमेंट हुई, दो बार डिस्प्लेसमेंट होगी तो डबल डिस्प्लेसमेंट होगी। सिल्वर क्लोराइड बनेगा सोडियम क्लोराइड की जगह, और सिल्वर नाइट्रेट की जगह सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा। सिंपल है, आगे देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको थोड़ा देख लेते हैं। अब बोलता है any reaction in which an insoluble solid is formed that separate from the solution is called precipitation reaction। PPTs या precipitate भी उनको कहते हैं। अगर कोई भी आप केमिकल रिएक्शन करवा रहे हो, उसमें कोई ऐसा सॉलिड सब्सटेंस आ जाता है जो कि उस रिएक्टेंट में या उस रिएक्शन के दौरान इनसॉल्यूबल रहता है ना, या फिर वो PPTs की फॉर्म में ही निकलता है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर PPTs बन रहे हैं आपके, तो उसको आप प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हो। नेक्स्ट है आपके पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन। इस पे जाने से पहले हम बात करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन की। ये किस कैटेगरी में आते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? ऐसे किस्म की रिएक्शन होती है, री का मतलब होता है रिडक्शन से, री का मतलब है रिडक्शन से, और ऑक्स का मतलब है ऑक्सीडेशन से। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को कंबाइन करेंगे जब हम, तो हम उसको नाम देंगे रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन हमारे पास एक ऐसे किस्म की रिएक्शन होती है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होती हैं, एक साथ होती हैं। तो रिडॉक्स रिएक्शन हमारे पास दो किस्म की होती हैं, एक को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं और दूसरी को हम रिडक्शन कहते हैं। बात करेंगे ऑक्सीडेशन की, कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन की एडिशन हो रही है तो उसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। या फिर द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, बाहर की तरफ रिलीज हो रहा है, तो उसे भी हम ऑक्सीडेशन का ही नाम देंगे। रिडक्शन इसका बिल्कुल इन्वर्स होता है, उल्टा होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव होगा और ऑक्सीजन ऐड होगा, उल्टा होगा। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन, है ना। यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हो रहा था और यहाँ पे ऐड हो रहा है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर हाइड्रोजन की एडिशन हो रही है और हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो उसे हम किसका नाम देते हैं? रिडक्शन रिएक्शन का। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। अब कोई भी ऐसा रिएक्टेंट या कोई भी ऐसी केमिकल स्पीशीज जो रिडक्शन करवा रही है, ठीक है, या जो ऑक्सीडेशन करवा रही है। पहले बात करेंगे ऑक्सीडेशन की। कोई भी ऐसा केमिकल स्पीशीज जो ऑक्सीडेशन करवाएगा उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, और कोई रिडक्शन करवाएगा तो उसे रिड्यूसिंग री एजेंट कहते हैं, या एजेंट का नाम भी आप दे सकते हो, लेकिन री एजेंट बोलो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। यहाँ पे फिर से बताया हुआ है इन्होंने, द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इक्वेशन आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। पहले ही मैंने कहा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम कंबाइन करके रिडॉक्स रिएक्शन का नाम देते हैं।
रेड का मतलब रिडक्शन है, ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन है। अब किस तरीके से केमिकल रिएक्शन होती है देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास। कॉपर है, कॉपर के साथ में एडिशन हो रही है ऑक्सीजन की, हमारे पास कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। फिर कॉपर ऑक्साइड के साथ एडिशन हो रही है हाइड्रोजन की, और हमारे पास क्या बन रहा है, कॉपर और वाटर बन रहा है। अब ऊपर वाली रिएक्शन को अगर हम ध्यान से देखें तो हाइड्रोजन की एडिशन हो रही है, इट मीन्स ऑक्सीडेशन है। इसमें नाइट्रोजन की एडिशन हो रही है, इट मीन्स रिडक्शन है। दोनों रिएक्शनें एक साथ हो रही हैं, कंबाइन करके हम रिडॉक्स रिएक्शन का नाम दे सकते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन का नाम दे सकते हैं, है ना। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली होंगे। अगर आगे हम देख लें तो नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड है, उसकी रिएक्शन हमने क्लोरीन के साथ करवा दी, तो सल्फर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड अलग हो गई। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, जो हाइड्रोजन है, ठीक है, वो रिमूव हो गया। जो हमारे पास H2S था, इसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे HCl में हाइड्रोजन की एडिशन हो रही है, इट मीन्स रिडक्शन हो रहा है ना। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन समझना काफ़ी इजी है, बस आपको थोड़ा पता होना चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है। अब हमारे पास है कि जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन होती हैं उनका इफ़ेक्ट क्या होता है हमारी डेली लाइफ में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोरिजन की। आपने देखा होगा कि आपके बाहर या घर के बाहर अगर आयरन पड़ा हुआ है तो आहिस्ता आहिस्ता उसका जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है, यानी कि अभी पहले नया होगा, बाद में आहिस्ता आहिस्ता से वो रेड रेड कलर का होता है, ठीक है। तो उसे हम कोरिजन का नाम देते हैं। एक बार रीड कर लेते हैं। द ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ प्योर मेटल बाय एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और केमिकल एसिड मोस्टली होते हैं ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड कोरिजन, ठीक है। अगर किसी भी मेटल के ऊपर अगर एयर आ जाए, थोड़ा बहुत मॉइस्चर आ जाए या फिर एसिड आ जाए, तो उनकी जो सरफेस होती है उसमें केमिकल रिएक्शन होती है, और उस केमिकल रिएक्शन की वजह से उसका जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है। तो एक्चुअल वो केमिकल रिएक्शंस कौन सी होती हैं, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होती है। और वो जो रेड रेड कलर सा आ जाता है आयरन के ऊपर, तो उसको हम रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं, जो कि एक रिडॉक्स रिएक्शन है। होता कैसे है एक्चुअल में, आपके पास आयरन था जो प्योर था, एयर तो ऑलरेडी प्रेजेंट होगी, जब तक ना उस आयरन के ऊपर पानी पड़ेगा तब तक उसका कलर नहीं जाता, यानी कि बारिश में रहेगा या फिर पानी आपने गिरा दिया या खुद से गिर गया, तो ऑक्सीजन ऑलरेडी होगी, मॉइस्चर यानी कि नमी वाटर की आ जाएगी, और आपके पास क्या बनेगा, Fe2O3 XH2O। X इंडिकेट कर रहा है कि कितने टाइम्स पानी पड़ा हुआ है, कितने गुना पानी पड़ा हुआ है। तो ये आपके पास रस्ट का भी फॉर्मूला है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो क्या आयरन में ही रस्टिंग हो सकती है, आयरन का जो कोरिजन होगा उसको रस्ट का नाम दिया जाता है। दूसरी भी जो मेटल हैं आपके पास, जैसे आपके पास कॉपर है, जिंक है, इनमें भी रस्टिंग होती है पर थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। इट डैमेज द आयरन एंड स्टील ऑब्जेक्ट एंड स्ट्रक्चर सच एज रेलिंग, है ना। क्या होता है, आयरन या स्टील को हालांकि जो रस्ट होता है वो बहुत कम अटैक करता है, कोरिजन का जो प्रोसेस होता है वो स्टील के ऊपर उतना फास्टली काम नहीं करता है, इसलिए जो आपके बर्तन वगैरह हैं वो भी स्टील के ही बनाए जाते हैं। कार बॉडीज़ ख़राब हो जाती हैं, जो ब्रिजेस पुल होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, शिप्स वगैरह ख़राब होने के चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, पैसे का भी नुकसान हो जाएगा, है ना। तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है, इसलिए एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग का नाम देते हैं, जिसकी मदद से हम जो रस्ट है उससे किसी भी मेटल को बचा सकते हैं। जो कोरिजन की रिएक्शन है, कोरिजन की रिएक्शन में रिडॉक्स रिएक्शन होगी, उसे रोक सकते हैं। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके पास वो है रेंसिडिटी। भाई ये तो मेटल्स की बातें होगी, हमने एवरीडे लाइफ लिखा है, तो एवरीडे लाइफ में हमारा खाने पीने का भी आता है।
तो उसको हम रेंसिडिटी कहते हैं। द कंडीशन प्रोड्यूस बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल इन द फूड मार्क्ड बाय अनप्लेजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी, है ना। कभी कभी क्या होता है, आपके घर पे खाना पड़ा हुआ होता है, 1-2 दिन तक रह गया तो उसमें स्मेल आना शुरू हो जाती है, तो हम सिंपल भाषा में कहते हैं कि भाई ये ख़राब हो चुका है। तो वहाँ पे क्या होता है, जो फैट्स और ऑयल होते हैं वो रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन मोस्टली पहले ही बताया मैंने, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होगी। रेंसिडिटी के केस में ज़्यादातर ऑक्सीडेशन ही होती है या ऑक्सीडेशन का ही प्रभाव ज़्यादा होता है। उसकी वजह से जो आपका खाना ख़राब हो जाता है, ख़राब होने की वजह से स्मेल आती है। तो स्मेल आना जब शुरू होती है, इसका मतलब आपकी जो ऑक्सीडेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है, ब्रेकडाउन स्टार्ट हो चुकी है केमिकल्स की। क्योंकि फैट्स हों या ऑयल्स हों, ये हैं क्या, ये केमिकल्स ही हैं। तो इस प्रोसेस को रेंसिडिटी कहा जाता है। अब प्रिवेंशन की बात करते हैं। अगर किसी खाने को मान लो आपने ख़राब होने से बचाना है, जैसे मैंने कहा कि अगर आयरन को आपने ख़राब होने से बचाना है तो आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, पेंट वगैरह आप उसके ऊपर कर देते हो। जैसे आजकल जो घरों में टीन लगती हैं वो अलग अलग कलर्स की आती हैं, इलेक्ट्रोप्लेटेड आती हैं, ताकि वो ख़राब ना हो। तो प्रिवेंट कर सकते हैं हम रेंसिडिटी से बचने के लिए। हम क्या कर सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। पैकिंग फैट्स एंड ऑयल कंटेनिंग फूड एज नाइट्रोजन गैस, जो भी खाने पीने की चीज़ें होती हैं उसको पैक करें। पैक करने के दौरान उसमें नाइट्रोजन गैस डाल दें। जैसे कि आपने देखा होगा, आप मार्केट से मिक्सचर या कोई भी खाने पीने की चीज़ लेके आते हो तो उसके अंदर हवा भरी हुई होती है। चिप्स लेज कुछ भी लाते हो तो उसके अंदर हवा होती है। हवा इन द सेंस कि उसमें नाइट्रोजन गैस होगी जो ऑक्सीडेशन नहीं होने देगी। उसकी मदद से आपका जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो बचाई जा सकती हैं। मान लो सब्जियां या घर का खाने पीने का है, उसको आप फ्रिज वगैरह में रख सकते हो, या किसी भी कंटेनर में आपने कोई खाने पीने की चीज़ रखी हुई है, उसे टाइट करके आपने उसका जो नोज़ल होगा या ढक्कन, उसे टाइट करके रखना है। और दूसरी चीज़ है कि जो खाने पीने की चीज़ें होंगी उसे हवा से भी थोड़ा दूर रखना है। तो आई होप आप लोगों के लिए ये जो क्विक रिवीजन हमने करवाई आप लोगों को समझ में आई होगी। तो अगर आप लोगों को लगे कि थोड़ा सा भी बेनिफिट इस लेक्चर से आपका हुआ है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बिल्कुल न्यू चैनल है, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, ये फर्स्ट लेक्चर है। आई होप आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर दोगे। किसी भी किस्म का डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हो, मैं उसका क्विक रिप्लाई दूंगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।